नमस्कार। मैं अरुण कुमार पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग आपकी जो एग्ज़ाम है उसके संबंध में ज़रूर थोड़े से सीरियस हो गए होंगे और एक्टिव हो गए होंगे, क्योंकि लगातार जो है नोटिफिकेशन जारी होना शुरू हो गए। आप लोगों को पता है कि कल ही एक एमपी पीईबी ने या ईएसबी कह दे, इसका नाम बदल गया है, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड हो गया है, इसने नोटिफिकेशन जारी किया पटवारी का, जो काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे लोग, उनके लिए 2700 कुछ 36 पोस्ट जारी हुई है। नोटिफिकेशन जारी होना शुरू हो गए हैं। पीवी ने कई सारे नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। एमपीपीएससी ने रिजल्ट जारी करना शुरू कर दिया और बहुत उम्मीद है कि एमपीपीएससी 2022 के लिए जो आपका प्रीलिम्स होना है, ठीक है, प्रीलिम्स को जो है नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। इसकी उम्मीद ये है कि नवंबर एंड में जारी होने की संभावना, अगर नवंबर एंड में होगा तो बहुत संभावना है कि मार्च 2023 में आपका प्रीलिम्स होने की पूरी संभावना है ना। तो अब आप लोग कमर कस लीजिए और जो है क्लास को रेगुलर अटेंड कीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, रेगुलर टेस्ट दीजिए। आपको पता है अगर 80 नंबर 80 प्लस नंबर लाने, अपने सिलेक्शन को श्योर करना है, तो दो तीन चीज़ें करनी पड़ेगी। एक तो क्लास और दूसरा टेस्ट सीरीज। क्लास रेगुलर अटेंड कीजिए और टेस्ट सीरीज आप बीच बीच में जो भी टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज हो रही हैं आप उन्हें दीजिए, तब आप 80 प्लस नंबर ले आ पाएंगे और अपने प्रीलिम्स में जो सिलेक्शन है उसको श्योर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कुछ देंगे, लेकिन सबसे पहले ये है कि चैनल से फटाफट जुड़ जाइए और चैनल की जो लिंक है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। फटाफट ये काम कर लीजिए। उसके बाद जो है थोड़ा सा पटवारी के संबंध में आप लोगों को बता देंगे। हालांकि इस क्लास से संबंध नहीं है पटवारी का, लेकिन फिर भी मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा, क्योंकि ये आयोग का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। आपको पता है 9:10 पे 9:15 पे मैं आयोग लेके आता हूँ, अरुण कुमार। और इसके अलावा 8 बजे, रोज रात 8 बजे एमपीजी के लेके आता हूँ। एमपीजी के का संबंध जरूर आपके किसी भी पटवारी एसआई अन्य एग्जाम में है, और एमपीपीएससी प्रीलिम्स में तो है ही, जिसके लिए आप क्लास रेगुलर कर रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट चैनल से जुड़िए। चैनल लिंक जितने ज़्यादा लोग हैं आपके बीच में तैयारी करने वाले, एमपीपीएससी प्रीलिम्स मेंस एमपीएसआई या पटवारी, सब तक ये जो चैनल की लिंक है उसको शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम टॉपिक को शुरू करेंगे। आपको पता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग है हमारा जो टॉपिक, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कल बेसिक इन्फॉर्मेशन देख ली थी, उसको हम थोड़ा सा एक बार वापस से रिवाइज करेंगे और उसके अलावा जो बची चीज़ें हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो फटाफट चैनल से जुड़िए, चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। उसके 1 मिनट बाद हम टॉपिक को शुरू करते हैं और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी हम आप लोगों को देंगे।
चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जो लिंक है उसको शेयर कर दिया होगा। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है केंद्रीय सतर्कता आयोग, आपको पता है मैं 9:15 पर डेली जैसा कि उपस्थित हुआ हूँ। आयोग वाला जो सेक्शन है, आपको पता है कि जो यूनिट है हमारी वो 10 यूनिट है प्रीलिम्स में, और 10 में से जो 10वीं यूनिट है उसी का संबंध आयोग से है। आयोग में हमने बहुत सारे आयोग पढ़ लिए हैं अब तक, ठीक है, और लगभग अब आयोग धीरे से खत्म हो रहा है, 2-4 दिन में, 5 दिन में ये एंड हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है ये क्लास। अभी अगर आप लोग नहीं जुड़ पाए थे किसी भी कारण से, या क्लास आपने अटेंड नहीं की है, तो आपको पता है कि पीएससी अड्डा पे आप जाइए, यूट्यूब चैनल पे जाइए पीएससी अड्डा के, और यूट्यूब चैनल पे आप वहाँ पे अगर सेलेक्ट करेंगे आयोग वाला सेक्शन, तो वहाँ पे प्ले लिस्ट में आप लोगों को पूरे के पूरे आयोग मिल जाएंगे, जिसमें मैं अरुण कुमार 9:15 पर डेली लेता हूँ। तो आप यहाँ से वीडियो को देख लीजिए। इसके अलावा अगर अभी नहीं जुड़े थे, आप जुड़ना शुरू हुए हैं, तो क्लास रेगुलर अभी चलती है 9:15 पे, जैसा कि हो गया है समय, यहाँ से हम लोग आयोग पढ़ते हैं। इसके अलावा 8 बजे रात डेली हम लोग एमपीजी के देख रहे हैं, और ये एमपीजी के आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे एमपीपीएससी प्रीलिम्स हो, मेंस हो, एमपीएसआई हो, और जिस प्रकार से कल पटवारी का एग्जाम, पटवारी का नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसमें जो एमपी जीके या हम जिसको कहें कि उसमें सामान्य ज्ञान से संबंधित जो 25 नंबर आने हैं, वहाँ पे आपका ये जो क्लास है 8 बजे की क्लास डेली, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप उसे जरूर अटेंड कीजिए। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, इसमें बहुत, इस क्लास से आपको फायदा मिलने वाला है। तो ये तो रही इंफॉर्मेशन की बात, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि आज हम देखेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग, है ना। तो अगर अभी आपको कोई डाउट हो इस टॉपिक में जो हमने कल पढ़ा था, वहां आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। बताइए फटाफट अगर कोई डाउट हो तो, नहीं तो हम आगे बढ़ें, शुरू करें आज। चलिए शुरू करते हैं हम। पृष्ठभूमि की कल हमने बात की थी, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि सबसे पहले 1950 में एक गोरवाला समिति बनी थी। उसने कहा था कि जो मंत्री हैं एवं सांसद हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। तो कुल मिला के ये था कि भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक प्रकार से समिति बना दी गई थी, जिसने ये कहा कि भाई मंत्री और सांसद जो है, विधायक जो है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसके बाद उस समय के तत्कालीन जो गृह मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उसके बाद उन्होंने भ्रष्टाचार के निवारण के लिए 1962 में एक समिति बनाई थी। किस लिए? भ्रष्टाचार के निवारण के लिए। उस समिति का नाम था संतानम समिति, या के संतानम उसके अध्यक्ष थे, याद रहेगा। चलिए, संतानम समिति की सिफारिश जो थी वो 1964 में आई, और सिफारिश में यह था कि एक केंद्रीय सतर्कता आयोग, एक प्रकार की एजेंसी होना चाहिए, जिसको हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, है ना। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया जाना चाहिए, ऐसी उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। उसी के तहत हो क्या रहा है डेवलपमेंट की, 11 फरवरी 1964 को जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ, और 11 सितंबर 2003 में इसे वैधानिक दर्जा दे दिया गया। ध्यान रखना, वैधानिक दर्जा कब दिया गया, हम इसको कह सकते हैं कि ये सांविधिक निकाय का हुआ,
अब मैं सांविधिक निकाय नहीं समझाऊंगा, आप लोगों को कितनी बार मैंने बता दिया है। हाँ ये जरूर है कि आप लोग जितना क्लास अटेंड करें आपको पता होगा, इसकी बात मैंने बहुत पहले और कई बार चर्चा की है। संवैधानिक, वैधानिक या सांविधिक, तो आप खुद ही बताइए कि वैधानिक दर्जा क्या होता है या सांविधिक निकाय क्या होता है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बता सकते हैं, इससे ये पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है, इतनी बात हम लोगों ने कर ली। ये भी बता देते हैं नोडल एजेंसी जो है डीओपीटी है, जिसको कार्मिक प्रशासन मंत्रालय कहते हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर हो नई दिल्ली में है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, या यहाँ से कोई डाउट या आपके कोई सवाल? उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। इसका आदर्श वाक्य भी मैंने बताया था, सत्यनिष्ठा एवं प्रतिज्ञा। सत्यनिष्ठा एवं प्रतिज्ञा क्लियर है यहाँ तक? संरचना भी देख लिया था मैंने अध्यक्ष के विषय में। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो होता है, प्रशासनिक सेवा का जिसे अनुभव होगा उसे बनाया जाएगा। पहले जो सीवीसी थे वो थे एनएस राव जी, और वर्तमान में सुरेश एन पटेल, जिसको हम एसएन पटेल कहते हैं, है ना। तो आप इन्हें याद रखना है, दोनों नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, नियुक्ति के संबंध में क्या प्रावधान है और सेवा शर्तों के संबंध में क्या प्रावधान है, इसकी बात हमने कल कर ली थी बहुत अच्छे से। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। चलिए, जो मुख्य आयुक्त होंगे और जो अन्य आयुक्त होंगे, जो भी होंगे, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ये बात हमने कल बताई है आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है ये बात? याद रहेगा आप लोगों को? और नियुक्ति के अलावा जब राष्ट्रपति ये नियुक्ति करेंगे उसमें कितने सदस्य होंगे? 3 सदस्य। ठीक है, क्लियर है? नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति ऐसे तो कर नहीं देंगे, है ना, तो एक 3 सदस्यीय समिति होगी जिसकी सिफारिश पर वो नियुक्ति करेंगे। वो 3 सदस्य कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। पहले हैं प्राइम मिनिस्टर, बहुत अच्छे से याद रखना है, एक है प्राइम मिनिस्टर, है ना। दूसरे हैं हमारे लोकसभा में विपक्ष के नेता। दूसरे कौन है? लोकसभा में अपोजिशन पार्टी के लीडर। और जो तीसरे हैं वो हैं गृह मंत्री। कौन है तीसरे? एक होम मिनिस्टर। तो कुल मिला के 3 लोग हो गए प्राइम मिनिस्टर इसकी अध्यक्षता करते। तो ये 3 लोग मिलकर कोई अगर रिकमेंडेशन करते हैं, किसी नाम की सिफारिश करते हैं, तो राष्ट्रपति उन्हें जो है नियुक्त करेंगे। ठीक है, इनके जो वेतन भत्ते हैं उनका जो निर्धारण है वो संसद करती है। कौन करती है? संसद।
क्लियर है ये? चलिए, याद रखना यहाँ पे संसद, क्योंकि हर बार हम देखते हैं या तो राष्ट्रपति हो रहा होता है, क्योंकि जो नियुक्ति कर रहा है जनरली वही, या तो केंद्र सरकार कर रही होती है वेतन भत्तों का निर्धारण। लेकिन यहाँ पे बात उल्टी है, यहाँ पे कौन कर रहा है? संसद। और जो इनका वेतन है यूपीएससी के अध्यक्ष के समान होता है। ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। क्लियर रहेगी ये? क्लियर रहेगी ये बात? चलिए आगे बढ़े। तो यूपीएससी का अध्यक्ष, तो इतनी सारी चीजें जो है हमने कल डिस्कस कर ली। अगर यहाँ पे कोई सवाल हो आपके, अगर कोई डाउट हो या जो सजेशन हो आप बता सकते हैं। और आज जो हम शुरू करेंगे वो कार्यकाल से शुरू करेंगे, इनका टर्म्स देखेंगे। तो अभी भी है, अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप हमें बता सकते हैं। शुरू करें हम लोग। चल, कार्यकाल देख लेते हैं, इनके टर्म्स की बात कर लेते हैं। सॉरी। चलिए, मुख्य जो आयुक्त, ध्यान रखना, मुख्य आयुक्त जिसको हम चीफ विजिलेंस ऑफिसर बोलेंगे, चीफ विजिलेंस ऑफिसर बोलेंगे, जो मुख्य आयुक्त हैं, तथा जो अन्य आयुक्त है, इनका जो कार्यकाल है बहुत अच्छे से याद रखना। यहाँ पे कार्यकाल के संबंध में थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। जनरली 662, 665, 565 होता है। यहाँ पे 4 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो जाए वह इनकी आयु कही जाएगी या टर्म्स कहा जाएगा। यहाँ पे ये रिटायर हो जाएंगे। बहुत अच्छे से याद रखना, चाहे मुख्य आयुक्त हो या अन्य आयुक्त हो, कैसे होंगे, इनका टर्म्स क्या होगा? 4 वर्ष या 65 वर्ष। क्लियर रहेगी यहाँ तक बात? क्लियर है यहाँ तक? चलिए, दोबारा नियुक्ति नहीं होगी इनकी, ये बात भी अच्छे से याद रखनी है। दो चीजें निकल के आई, इनका टर्म्स 4 वर्ष या 65, मतलब जब भी इनकी नियुक्ति होगी इन दो में से वो, अगर वो 4 वर्ष हो जाते हैं लेकिन 65 नहीं है अभी, तब भी वो रिटायर हो जाते हैं, या 65 वर्ष हो जाते हैं और 4 वर्ष की पूर्ण नहीं होती अवधि उनकी, तब भी वो रिटायर हो जाएंगे। जो भी पहले होगा वहां पे वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ बात क्लियर है या नहीं? चलिए ठीक है। और दूसरी बात यह है कि दोबारा नियुक्ति उनकी नहीं होगी, यानी कि वो एक ही बार पद पे रहेंगे। क्लियर रहेगा? टर्म्स पता रहेगा? 465 पता रहेगा आप लोगों को? चलिए, दूसरी बात देख लेते हैं, इनके त्याग पत्र की कहानी देख लेते हैं और इनको हटाने की प्रक्रिया देख लेते हैं। क्या क्या देखना हमको? त्याग पत्र एवं हटाने की प्रक्रिया। ध्यान रखना बहुत अच्छे से, आयोग के जो मुख्य आयुक्त होंगे, इनको सूचना नहीं बोलेंगे, मुख्य आयुक्त, मुख्य आयुक्त या जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं, चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं, अन्य जो आयुक्त हैं वो अपना त्याग पत्र किसे देंगे? बहुत अच्छे से याद रखना, राष्ट्रपति ने नियुक्ति की थी तो राष्ट्रपति को ही ये लोग त्याग पत्र देंगे। याद रहेगा ये बात? अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि किसे वो त्याग पत्र देंगे, तो याद रहेगा राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़े। दूसरी बात देखते हैं। हमने ये त्याग पत्र की बात की है, जब वो स्वेच्छा से अपना त्याग पत्र दे देंगे। इसके अलावा और भी आधार होते हैं जिसके आधार पर उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। तो उनके पद से कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो मुख्य आयुक्त है और जो अन्य आयुक्त है उनको उनके राष्ट्रपति उनके पद से हटा देंगे। लेकिन आधार क्या है? ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रपति को मन कर गया और वो उसको उसके पद से हटा देंगे। तो आधार जो है वो हमेशा की तरह एक जांच होगी सुप्रीम कोर्ट के बाद, सुप्रीम कोर्ट की किस आधार पर होगी? अगर कोई कदाचार का आरोप लगा है, असमर्थता का आरोप लगा है, इस स्थिति में कौन जांच करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और अगर जांच के पश्चात सही पाया जाता है तो उनके पद से कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। क्लियर है? ये बात याद रहेगा। चलिए, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर, अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है तब भी उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। क्लियर है ये बात? याद रहेगा। चलिए दूसरी बात, तीसरी बात देखते हैं। कर्तव्यों का पालन ना कर रहे हो, मतलब है कि जो उनको उनके पद के लिए ड्यूटी दी गई है कि आपको फला फला काम करने हैं, तो वो ड्यूटी वो पूरी ना कर रहे हो तो भी उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है ये बात यहां तक? चलिए चौथी बात क्या है? दिवालिया घोषित होने पर भी उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, कैसा? दिवालिया घोषित होने पर। पांचवी बात क्या है उनके पद से हटाने के लिए? पद का दुरुपयोग, मतलब कोई दुर्भावना से ग्रसित होकर अगर वो काम कर रहे हो तो भी उनको उनके पद से, मान लीजिए कोई ऑफिसर है, वो करप्ट व्यक्ति नहीं है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो सीवीसी में बैठा हुआ है, उससे कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी है तो उसके प्रति जांच की जाए, जबरदस्ती उसको परेशान कुछ किया जाए, तो ये है पद का दुरुपयोग। मतलब जो आपको जिम्मेदारी दी गई है आप उसके अलावा कोई काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको जो है यानी सीवीसी या अन्य आयुक्त उनको उनके पद से हटा देंगे। याद रहेगा यहाँ पे कि वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देंगे, पहली बात। और राष्ट्रपति उन्हें निम्न आधारों पे या अन्य आधारों पे कैसे हटाएंगे? कदाचार पे, सुप्रीम कोर्ट की जांच पर, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, मानसिक रूप से का मतलब है दिमागी तौर पर वो मजबूत ना हो, ऐसी स्थिति में ना हो जिसमें वो काम कर सके तब। इसके अलावा कर्तव्य का पालन ना करने पे भी उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा दिवालिया घोषित होने पर और पद के दुरुपयोग पर। क्लियर रहेगा इतनी बात? बताइए यहाँ पे कोई किसी को कोई डाउट या कोई परेशानी? अच्छा, एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। वर्तमान में सीएजी कौन है? वर्तमान में सीएजी कौन है, ये आपको आंसर करना है। फटाफट का आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। फटाफट आंसर करिए, बताइए। बीच बीच में मैं क्वेश्चन आंसर सेशन जरूर करूंगा। ठीक है, मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आपको आंसर करना है। आपको बताना है कि वर्तमान में सीएजी कौन है, आप बताएंगे, उसके बाद ही हम शुरू करेंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि पद से जो त्याग पत्र वाले हटाने की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई। फटाफट आंसर करिए, फिर उसके बाद हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं।
चलिए आगे देखते हैं और वार्षिक रिपोर्ट को समझते हैं। वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में सीवीसी के संबंध में क्या है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है अपनी वार्षिक रिपोर्ट तो समझते ही होंगे आप लोग, है ना। वार्षिक रिपोर्ट का मतलब ये है कि वर्ष में, एक वर्ष में जो भी उन लोगों ने काम किया होगा या उन लोगों की जो सलाह होगी वो बना के पूरा लिखित में जो है रिपोर्ट बनाते हैं, उसी को सबमिट करना होता है, तो वो वार्षिक रिपोर्ट होती है। याद रहेगा। तो वार्षिक रिपोर्ट आप लोग समझ गया। अब ये जो वर्ष की समाप्ति होगी ना कि 6 महीने के अंदर, मतलब कि जैसे मैं ये कह दूं कि इनकी जनवरी में नियुक्ति हुई थी और तो दिसंबर में इनका कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो गया। अब ये पूरा एक साल हुआ और एक साल की जो वार्षिक रिपोर्ट बनेगी वो वर्ष की समाप्ति होने के 6 महीने के अंदर, मतलब कि अगले साल ये पहले महीने से लेकर 6 महीने तक में जो है वार्षिक रिपोर्ट बनाएंगे और उसे सौंप देंगे, ठीक है। किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति को। किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति को। अच्छे से देख लेना ये चीज, यहाँ पे मैंने राष्ट्रपति नहीं लिखी, सॉरी राष्ट्रपति लिखा है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट एक वर्ष की जो बनाएगा वो 6 माह के अंदर राष्ट्रपति को सौंप देगा। यहाँ तक बात क्लियर रहेगी आप लोगों को? याद रहेगा किसे रिपोर्ट सौंपेगा? राष्ट्रपति को। याद रहेगा। चलो राष्ट्रपति जो है, जो रिपोर्ट पाया है, यानी रिपोर्ट जो राष्ट्रपति को दी गई है, ठीक है, उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखवाया जाएगा। मतलब ये है कि जो 6 माह के अंदर रिपोर्ट सबमिट की गई थी राष्ट्रपति को, उस राष्ट्रपति जो है रिपोर्ट को संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा, है ना, दोनों सदनों में रिपोर्ट को रखवाएगा। ध्यान रखना आपको, यहाँ पे दोनों सदन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है कि ये केवल लोकसभा को जाएगा या रिपोर्ट जो है राज्यसभा में रखी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी इसमें दोनों सदन लिखा गया है, इसका मतलब है कि दोनों सदन में, संसद में रिपोर्ट को राष्ट्रपति रखवाएंगे। याद रहेगा आप लोगों को, यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। रिपोर्ट दोनों हाउस में रखी जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक बात? क्लियर है या कोई डाउट? चलिए अब हम जो है इनके काम देख लेते हैं। काम इनके इम्पोर्टेंट है, कार्य इनके इम्पोर्टेंट है, जो बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। कार्य क्या क्या है वो देख लेते हैं। केंद्र सरकार तथा इसके प्राधिकरणों को, ठीक है, ध्यान रखना, केंद्र सरकार एवं इसके जो अन्य प्राधिकरण हैं को भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में सलाह देना, ठीक है। सिंपल सी बात यह है कि भ्रष्टाचार का कोई मामला हो या भ्रष्टाचार से संबंधित कोई सलाह देना है तो किसे देंगे? वो राष्ट्रपति को देंगे, सॉरी केंद्र सरकार को देंगे। क्लियर है? याद रहेगा ये। चलिए, तो परामर्श देने का अधिकार इनको दिखाई दे रहा है हमें किस मामले में? भ्रष्टाचार के मामले में, ठीक है। किसको? केंद्र सरकार को। दूसरी बात, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, ये एक्ट को आपको अच्छे से याद रखना। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो बना था 1988 में बनाया, ठीक है। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत किए गए अपराधों की जांच करना, है ना। तो अगर भ्रष्टाचार से कोई अपराध है, भ्रष्टाचार से मामला है, कोई भ्रष्टाचार से संबंधित जो अपराध है उसकी जो जांच करना है, किस नियम के आधार पे? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत। याद रहेगा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। चलिए तीसरी बात देख लें, अपराधों के जांच से संबंधित, ध्यान रखना, अपराधों के जांच से संबंधित, किसी अपराध की जांच हो रही हो उससे संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना, ये एक एक्ट था, है ना। बहुत अंदर तक नहीं जाना, बस आपको याद रखना है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के कामकाज की निगरानी जो रखने का काम है वो कौन करेगा? सीवीसी करेगा।
ठीक है, ये बात यहाँ क्लियर है। ठीक है ये बात। चलिए, 3 चीजें हम लोगों ने देख ली। चौथी बात क्या है उसको भी समझते हैं। केंद्र सरकार के मंत्रालय व अन्य जो विभाग या प्राधिकरण होंगे के सतर्कता प्रशासन पर निगरानी रखना। कुल मिला के उनके प्रशासन की बात कर रहे हैं कि उस पर भी निगरानी रखने का काम कौन करेगा? सीबीसी करेगा। चौथी बात क्लियर है आप लोगों को। पांचवी बात देख लेते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के मनी लॉन्ड्रिंग, है ना, मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट 2002 है। ठीक है, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट कब का है? 2002 का है। उसके तहत लेन देन संबंधी सूचना को प्राप्त करने का अधिकार किसको है? केंद्रीय सतर्कता आयोग को। ठीक है, तो कोई भी ऐसा मामला हो जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित हो तो उस संबंध में जो सूचना प्राप्त करने का अधिकार किसके पास है? केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास। और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब का है? प्रिवेंशन एक्ट 2002 का। याद रहेगा यहाँ। चलिए, पांचवी बात हो गई। अब छठी बात देख लेते हैं। जो छठा काम है वो लोकहित उद्घाटन तथा सूचक की सुरक्षा से संबंधित संकल्प के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की जांच करना और आयुक्त कार्रवाई की अनुशंसा करना। कुल मिला के लोकहित के मामले को देखना है कि कहीं पे भ्रष्टाचार तो कुछ नहीं हुआ है। उस मामले में आयुक्त जो है कार्रवाई करेंगे एवं उसके संबंध में कोई केंद्र सरकार को अनुशंसा करेंगे। क्या रहेगा? ठीक है, तो यहाँ लोकहित ऐसा समझना है कि लोकहित से कोई भी मामला हो, उसमें शिकायतों की जांच से संबंधित मामला हो तो वो देखेंगे वो। आयुक्त उसमें कार्रवाई की अनुशंसा भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि कोई ऐसा मामला हो भ्रष्टाचार से रिलेटेड तो शिकायतों की जांच भी करेंगे और उसमें कार्रवाई की अनुशंसा भी सीबीसी करेगा। यहाँ तक क्लियर है? नहीं, फंक्शन याद रहेंगे आपको। डिटेल में आपको याद होना चाहिए कि भ्रष्टाचार से संबंधित मामले की जांच करेंगे वो। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है, अपराधों की जांच उसमें भी करेंगे वो। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के तहत कामकाज की निगरानी करेंगे वो। मंत्रालय एवं जो प्राधिकरण उसमें प्रशासन पर निगरानी करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित सूचना भी प्राप्त करेंगे और जो भी लोकहित के मामले हों उसमें शिकायतों के अगर कोई हुई है शिकायत उसकी जांच भी करेंगे और आयुक्त जो है कार्रवाई की अनुशंसा भी कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए, अब हम देख लेते हैं आयोग का संगठन क्या है, कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्थिति है, किसकी? सीबीसी की, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की। सबसे पहले सचिवालय की स्थिति देख लेते हैं कि सचिवालय में कौन कौन होगा, सेक्रेटेरिएट में कौन कौन होगा, कि सेक्रेटेरिएट में कौन कौन होगा। सचिवालय में एक सचिव होंगे। ठीक है, ध्यान रखना, एक सचिव होंगे, मतलब इनको मुख्य सचिव हम कह सकते हैं। दूसरे जो व्यक्ति हैं एक संयुक्त सचिवगण होंगे। यहाँ पे कई संयुक्त सचिव, ज्वाइंट जो सेक्रेटरी हैं वो होंगे। ठीक है, एक सचिव, कुछ ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी भी होंगे, उप सचिव भी होंगे। इसके अलावा अपर सचिव भी कुछ होंगे। तो इतने प्रकार के जो है सचिवालय में सचिव काम करेंगे, सेक्रेटरी काम करेंगे। ध्यान रखना, एक मुख्य सचिव, कुछ संयुक्त सचिव ज्वाइंट वाले, कुछ उप सचिव हैं, डिप्टी हैं, कुछ अवर सचिव या अपर सचिव जिसको बोलते हैं, अपर सेक्रेटरी, ये लोग सचिवालय में काम करेंगे। ये स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है।
ये स्ट्रक्चर संविधान, हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो है, आयोग के अंदर काम करने वाले अन्य संगठन है। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर था वो तो हमने कल बात कर ली है, आज भी हमने थोड़ा सा देख लिया। मुख्य तकनीक परीक्षण शाखा भी एक होती है। कौन? मुख्य तकनीक परीक्षण शाखा। यह सीवीसी की तकनीकी शाखा है। कौन है ये? सीवीसी की तकनीकी शाखा है, मुख्य तकनीक परीक्षण शाखा। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलिए, तीसरी बात क्या है? विभागीय जांच हेतु कुछ आयुक्त होंगे, कमिश्नर होंगे। किसके लिए? विभागीय जांच के लिए, सीडीआई इसको हम कहेंगे। इसमें सीडीआई लोक सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई की मौखिक जांच करते हैं। ठीक है, तो विभागीय जांच हेतु कौन रहेगा? ये आयुक्त हो गए, जिसको हम कमिश्नर कह सकते हैं। क्लियर है? आयोग का संगठन क्लियर है? आयोग का स्ट्रक्चर नहीं है, ध्यान रखना। स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे देखा था कि वहां पे स्ट्रक्चर में एक मुख्य सतर्कता आयुक्त है। ठीक है, ये है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो है आयोग का संगठन है। एक सचिवालय होगा, एक मुख्य तकनीकी परीक्षण शाखा होगी, सीवीसी की तकनीकी शाखा, और विभागीय जांच हेतु एक आयुक्त होंगे, कमिश्नर होंगे, जो लोक सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई की मौखिक जांच करते हैं। क्लियर है यहां तक बात? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट या कोई परेशानी या कोई सवाल? अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे से याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। चलिए, नोट में देख लेते हैं। इंटीग्रिटी डेवलपमेंट इंडेक्स, ध्यान रखना, इंटीग्रिटी डेवलपमेंट इंडेक्स का जो विकास है केंद्रीय सतर्कता आयोग करता है, तथा IIM अहमदाबाद, है ना। IIM अहमदाबाद और केंद्रीय सतर्कता आयोग दोनों मिलकर कौन सा इंडेक्स निकालते हैं? इंटीग्रिटी डेवलपमेंट इंडेक्स। याद रखना, ये इंडेक्स बेहद महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, क्योंकि सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे। आपसे रख दिया जाएगा इंटीग्रिटी डेवलपमेंट इंडेक्स निम्न से कौन जारी करता है? CBC, CIC, CBC, CIC, CBI या CIC, या हम जिसको निर्वाचन आयोग कहते हैं। तो 4-5 ऑप्शन रख देगा और आपसे पूछ ले। तो बहुत अच्छे से याद रखना है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग है जो CBC है, वह इंटीग्रिटी डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है। किसके सहयोग से? तो वो भी याद रखना, IIM अहमदाबाद के सहयोग से। यहाँ तक क्लियर रहेगी बात? ठीक है, चलिए अब हम अन्य तथ्य देख लेते हैं जो CBC से संबंधित है या उससे संबंध रखते हैं। ठीक है, एक CBI है, उसके विषय में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। CBI एक जांच एजेंसी, आपको पता होगा बहुत सारे, इसको पिंजड़े में बंद तोता भी कहते हैं। ये एक सवाल पूछा गया है, पिंजड़े में बंद तोता इनमें से किस संस्था को बोलते हैं? बहुत अच्छे से याद रखना, पिंजड़े में बंद तोता CBI को बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन MPPSC प्रीलिम्स में पूछा गया है, चाहे 2018 के प्रीलिम्स में हो, 2019 के प्रीलिम्स में, आप एक बार देख लीजिएगा, वहां आपको जरूर मिलेगा ये। तो CBI है पिंजड़े में बंद तोता, यह एक प्रकार की जांच एजेंसी। इसके गठन को आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1963। बहुत अच्छे से MPPSC मेंस 2019 के मेंस में जो पहले हुआ है, वहां पे CBI के गठन की डेट मेंस में 3 मार्कर में पूछा गया है। तो चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो या प्रीलिम्स की, आपके लिए ये क्वेश्चन, ये फैक्ट बेहद महत्वपूर्ण है। इस बार फैक्चुअल 3 मार्कर में बहुत सवाल पूछे गए। याद रहेगा, कैसी एजेंसी है? जांच एजेंसी, पिंजड़े में बंद तोता बोलते हैं। 1 अप्रैल 1963 को गठन हुआ, यह भी एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1964 से शक्तियां प्राप्त करती है। जो CBI को पावर मिली है, वो पावर मिली है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1964 से। याद रहेगा ये? याद रहेगी या नहीं याद रहेगी ये बात?
चलो, सीबीआई के पहले जो निदेशक थे वो डीपी कोहली जी थे, याद रखना आपको। पहले निदेशक 1963 से लेके 1968 तक कौन थे? डीपी कोहली। क्लियर ये बात यहाँ तक? याद रहेगा अच्छे से? चलिए, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको याद रहेगा। सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन है? तो याद रखना सुबोध कुमार जायसवाल अभी वर्तमान में सीबीआई के महानिदेशक हैं या निदेशक हैं। ठीक है, ये बात क्लियर? ठीक है, बहुत अच्छे से यहाँ पे अच्छे से याद रखना है आपको। एक एक फैक्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है यहाँ से। सीबीआई से जांच एजेंसी है, पिंजरे में बंद तोता बोलते हैं, गठन 1 अप्रैल 1963 को हुआ, सांविधिक निकाय है, अपनी जो शक्तियां हैं दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1964 से प्राप्त करती हैं। जो पहले महानिदेशक या निदेशक थे उनका नाम था डीपी कोहली, जो 1963 से लेकर 1968 तक इसके अध्यक्ष थे, जिसको हम निदेशक बोलते। ठीक है, वर्तमान कौन है अगर आपसे पूछा जाता है करंट में? तो सुबोध कुमार जायसवाल जी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना है आपको नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। किसका? सीबीआई। भारत का जो प्रधानमंत्री है सीबीआई के कार्यपालक होते हैं, ध्यान रखना ये बात। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए। ठीक है, ये आपसे हो सकता है पूछ ले कि सीबीआई के कार्यपालक निम्न में से कौन है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। आपके दिमाग में पहले गृह मंत्री आएगा। क्यों? क्योंकि ये सुरक्षा से संबंधित एजेंसी है और ये सारी एजेंसियां जनरली गृह मंत्री या गृह मंत्रालय में आती है ना, तो तुरंत आप टिक करेंगे गृह मंत्री के। ध्यान रखना कार्यपालक के तौर पे प्रधानमंत्री ही इनके हैं सीबीआई के। यहाँ तक याद रहेगा? ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? बताइए। ठीक है, तो सीबीसी जो है वो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको बैकग्राउंड से लेके सारी बातें बहुत अच्छे से याद होंगी। हमने बैकग्राउंड भी अच्छे से समझा, हमने परिचय भी इसका अच्छे से देखा, हमने संरचना भी देख ली, हमने नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के संबंध में क्या प्रावधान है उसके संबंध में भी बात कर ली है, कार्यकाल के संबंध में भी बात कर ली है, त्याग पत्र व हटाने की प्रक्रिया पे भी बात कर ली हमने। ठीक है, वार्षिक रिपोर्ट पे भी हमने बात कर ली है, कार्य पे भी हमने बात की, संगठन पे भी, और इसके अलावा सीबीआई। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सीबीसी है यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, मेंस में या किसी भी अन्य एग्जाम में आपके अगर पूछे जाते हैं तो आप लोग यहाँ से जरूर आंसर सही कर पाएंगे। बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से हमने टॉपिक को पढ़ा है। ठीक है, इसके अलावा मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको टेस्ट सीरीज के संबंध में दे देता हूँ। आज के लिए क्लास इतना ही रहेगा। कल हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश का सीबीसी। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ, एमपीपीएससी 2021 मेंस के लिए पीएससी अड्डा ने टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर दी है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। ठीक है, 75% डिस्काउंट अभी भी है। ठीक है, जो 10,000 फीस थी वो भी 2499 में 2500 रुपये में आप इस टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। परचेस करने का तरीका ये है कि आप पीएससी अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे टेस्ट सीरीज के सेक्शन में जाइए। टेस्ट सीरीज में मेंस और प्री दोनों जगह टेस्ट सीरीज के सेक्शन अलग अलग दिखेंगे। मेंस के टेस्ट सीरीज के सेक्शन में जाइए, वहाँ से आप इस टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। टोटल 23 टेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, जिसमें से 11 जो है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, इसके अलावा जो 12 है फुल लेंथ टेस्ट है, एफएलटी है। हिंदी माध्यम में ये टेस्ट सीरीज है, आपको पता है, और इसके जो मॉडल आंसर है हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। जो आपकी विशेषज्ञ टीम है हमारी, वो आपकी जो कॉपी की चेकिंग है वो करेगी और आपको रिमार्क भी वहाँ पे मिलेंगे और आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा। आप टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं और अपनी जो तैयारी उसको बेहतर बना सकते हैं। आपको पता है, मैंने बताया कि अपने आकलन आपको टेस्ट सीरीज से ही करना पड़ेगा। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए भी हम लोगों ने 2022 के लिए टेस्ट सीरीज प्रारंभ की हुई है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, आप टेस्ट सीरीज के सेक्शन में जाके टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं पीएससी अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज के संबंध में इंफॉर्मेशन है। आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जो वीडियो की लिंक है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जो भी तैयारी करने वाले लोग हैं, कंजूसी मत कीजिए कमेंट करने में, आपको कमेंट जरूर करना हो और जो आपके सजेशन हो वो जरूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब क्लास संबंधी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू।